Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 3 of section 1 Nationalism in India. So our इसके अंदर हमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत आंदोलन एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1919 तक। द वॉर क्रिएटेड अ न्यू एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए, जब ब्रिटिशर्स वॉर में थे तो उनके सामने पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि वॉर में तो पैसा लगता है। तो उन्होंने पैसा कहाँ से लेना था? उन्होंने उन देशों से लेना शुरू कर दिया जो उसकी कॉलोनीज़ हैं, ठीक है ना। वहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, ये सारी चीज़ें, जिसका प्रभाव इंडिया पे बहुत ज़्यादा पड़ा। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, जिसके कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होने लगा, विच वाज फाइनेंस्ड बाय, या तो उन्होंने लोन लिया एंड टैक्सेस बढ़ा दिए। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे कस्टम टैक्स, ड्यूटीज़, ये सब और ज़्यादा लगा दी थी, और नया इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, क्योंकि वॉर तो पैसे से ही लड़ा जाता है। थ्रू द वॉर ईयर प्राइसेस इंक्रीज लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और वॉर के दौरान चीज़ों के रेट क्या हुए? बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिससे आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन गई थी सर्वाइव करना। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट टू रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। लोगों को ज़बरदस्ती सोल्जर्स को खाना या अदर चीज़ें प्रोवाइड करने को कहा गया, और ज़बरदस्ती विलेजर्स को सेना में भर्ती भी किया गया। वो चाहते भी नहीं थे, फिर भी उनको ज़बरदस्ती भर्ती किया गया। देखिए, वॉर तो ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं और मर रहे हैं जो कॉलोनीज़ हैं ब्रिटिशर्स की। कितने चालाक थे वो। क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, और उसी दौरान इंडिया के अंदर बहुत सारे हिस्सों में क्रॉप भी फेल हो चुकी थी, मतलब नुकसान हो चुका था, क्रॉप फसलें बर्बाद हो चुकी थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 दैट 12 to 13 मिलियन पीपल परिश ड्यू टू फेमाइन एंड एपिडेमिक। बीमारी के कारण और भुखमरी के कारण 12 से 13 मिलियन लोगों को पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी क्या लाए? आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि अगर आपके अंदर सत्य है, आप आपके अंदर कोई झूठ या इस तरह का फ्रेब नहीं है, तो आप बिना वॉर या बिना युद्ध करे भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915 में वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ही हैड सक्सेसफुली फोर्ट द रेसिस्ट रिजीम विद अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। वहाँ पे क्या हुआ था? ब्लैक और वाइट के बीच में वो चल रहा था कन्फ्लिक्ट अफ्रीका के अंदर, जो महात्मा गांधी ने क्या किया था, जिसमें महात्मा गांधी ने अपना योगदान दिया था और उसको वहाँ पे नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर ख़त्म किया था। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 15 भारतीय संविधान का इसलिए डाला गया है ताकि कोई भी पर्सन किसी के साथ भी रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे भेदभाव ना हो सके। सम अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय गांधी जी। उन्होंने पहले भी कुछ सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी, जैसे पीजेंट मूवमेंट इन चंपारण 1916 में। किसानों की जो ये थी पर समस्या, उनके लिए 1916 में, 1917 में खेड़ा में चलाई थी। मेल वर्कर्स की प्रॉब्लम जो 1918 में अहमदाबाद में। ये तीनों मूवमेंट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाए गए। द रोलेट एक्ट, इसी एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा गया, काला कानून कहा है। इस एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा है। आइए पढ़ते हैं। इन 1919 द ब्रिटिश पास्ड द रोलेट एक्ट। द एक्ट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकती थी बिना ट्रायल करें, ये था इस एक्ट के अंदर। इसीलिए आप अगर देखेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 भारतीय संविधान का इस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। The act also curbed freedom of expression and strengthened पुलिस पावर्स। पुलिस की इसमें पावर्स को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। एट मैनी प्लेस वर्कर्स वर वेंट ऑन स्ट्राइक, और इस एक्ट के विरोध में वर्कर्स बहुत से प्लेस पे स्ट्राइक पर चले गए, इसीलिए इसको महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। फिर उसी दौरान जलियांवाला बाग 1919 में हो जाता है अमृतसर में। ऑन 13 अप्रैल 1919 पीपल गैदर्ड इन अ पार्क इन अमृतसर में लोग पार्क में इकट्ठा हुए थे, विच वाज कॉल्ड द जलियांवाला बाग पार्क, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को जब जेल में डाल दिया गया था उसके विरोध में ये लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, मीटिंग कर रहे थे। जनरल डायर द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर डिसाइडेड टू टेरराइज द पीपल ऑफ अमृतसर। जलियांवाला बाग वाज अ लार्ज ओपन स्पेस विच वाज
एनक्लोज्ड ऑन 3 साइडेड। देखिए वो 3 साइडेड से बंद था, लोग यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे थे, जनरल डायर अंदर से गए और यहाँ पे सारे सिपाहियों को खड़ा किया और सामने गोलियाँ चलवा दी उन पे, इंडियंस पे। विच आर एनक्लोज्ड ऑन 3 साइड्स एंड हैड ओनली 1 एग्जिट, और सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जहाँ पे वो सारी फोर्सेस खड़ी हो गई थी। ही सराउंडेड द बाग विद हिज आर्मी यूनिट, क्लोज्ड द एग्जिट गेट विद हिज ट्रूप्स एंड देन ऑर्डर्ड हिज मैन्स टू शूट इनटू द ट्रैप्ड क्राउड विद राइफल्स एंड मशीन गन्स। ठीक है, हज़ारों लोग उसमें मारे गए थे। खिलाफत आंदोलन हुआ फिर, जो अली ब्रदर्स ने शुरू किया था। द खिलाफत मूवमेंट वाज नोन एज द इंडियन मुस्लिम मूवमेंट, ये 1919 में। देखिए रोलेक्ट एक्ट आया, ठीक है, सत्याग्रह शुरू हुआ, फिर रोलेक्ट एक्ट, फिर 1919 का खिलाफत आंदोलन। वाज अ पैन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन लॉन्च्ड बाय मुस्लिम ब्रिटिश, ठीक है। इंडिया लेड बाय, इंडिया में किसके द्वारा चलाया गया? शौकत अली, मोहम्मद अली, ये 2 ब्रदर्स थे जिन्होंने फिर इसको औरों ने भी ज्वाइन किया, हकीम अजमल खान एंड अबुल कलाम आज़ाद, टू रिस्टोर द खलीफा ऑफ ऑटोमन खिलाफत देखिए मुस्लिम्स में खलीफा होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कह सकते हैं आप एक मैसेंजर के जो आगे चलते हैं, जैसे गुरु की गद्दी जिसको मिलती है, इसी तरह मुस्लिम्स में खलीफा होते हैं। जैसे मुस्लिम्स में 4 खलीफा है ना, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर और हज़रत अली, तो इसी तरह हमारे में भी होते हैं। तो ये जो ओटोमन एम्पायर के खलीफत थे उनको रिस्टोर करने के लिए इन्होंने वो किया। हु वाज कंसिडर्ड द लीडर ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स एज एन इफेक्टिव पॉलिटिकल अथॉरिटी। इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सैंक्शंस प्लेस्ड ऑन खलीफा एंड द ओटोमन एम्पायर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। के बाद जब इन ओटोमन एम्पायर के खलीफा पे बहुत सारे सैंक्शंस, पैसा ज़्यादा वसूलने लग गए थे, तो उस चीज़ के प्रोटेस्ट में इन्होंने, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब इसके अंदर क्या था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, पर हम लड़ेंगे नहीं, हम शांतिपूर्वक उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अ सिग्निफिकेंट फेज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इट वाज लेड बाय गांधी जी इन ईयर 1921। ही मेड एन अपील टू द इंडियन पीपल दैट सिंस द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया केम विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है। ये इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि भाई हमारी जो भी इनकी मांगे हैं ब्रिटिशर्स की, हम उनके साथ अब काम करना नहीं करेंगे, क्योंकि देखो नेशनलिज्म की भावना कहाँ से सही मायने में शुरू हुई थी? 1857 के युद्ध से, जब 10 मई 1857 में मेरठ में 34वीं इन्फेंट्री से मंगल पांडे ने युद्ध शुरू किया, ठीक है। बिहार में कुंवर सिंह ने, और अलग अलग जगहों पे बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, इस तरह वो सारे देश में ऑर्गेनाइज़ किया गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, वहाँ से असली नेशनलिज्म की फीलिंग शुरू हुई थी कि स्वराज मतलब हम, जब हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा हक होना चाहिए, दूसरा हमारे ऊपर डोमिनेट कैसे कर रहा है। फिर 1905 में ये और ज़्यादा भड़का जब बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। फिर 1906 में, ये 1907 में लाहौर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1911 में फिर बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है, उसी दौरान हमारा वंदे मातरम कोलकाता में गाया जाता है। तो ये सब चीज़ें घटनाएं थी। 1919 का रोलेट एक्ट देखा हमने, और ये सारी चीज़ें थी। दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन डिफरेंट फेजेज, ये बहुत सारे फेजेज में मूवमेंट शुरू हुई थी। First phase, the Indian people who were awarded by the British government in their field began surrendering their title of the honor। पहला फेज इस मूवमेंट का क्या था? नॉन कोऑपरेशन का। जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को उपाधियां या प्राइज़ दिए गए थे वो सब वापस कर दिए गए इंडियंस के द्वारा। सेकंड फेज इंक्लूडेड द बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, कांग्रेसियल असेंबलीज, कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स एंड ये सब का भी हमने क्या किया? विरोध किया कि हम इन सब में नहीं जाएंगे, इन सब एक्टिविटीज़ को कंडक्ट नहीं करेंगे। थर्ड फेज क्या हुआ? इट वाज बिलीव्ड दैट इफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस्ड सप्रेशन अ कंप्लीट सिविल डिसोबीडियंस ड्राइव वुड बी लॉन्च बाय नेशनलिस्ट लीडर। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों से भी नहीं मानता है तो फिर पूरे देश के अंदर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाएंगे, ये नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी नेताओं ने ये कहा। डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट, अब मूवमेंट के अंदर भी 2 तरह के गुट हो गए थे। पहला, रिबेलियन इन द कंट्री साइड फ्रॉम द सिटीज, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, पूरे देश भर में फैल गया था। आफ्टर द वॉर द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड टेरिबल वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, पूरे भारत में लोग आज़ादी की बात करने लगे थे और स्ट्रगल शुरू हो गया था। वन मूवमेंट हेयर वर अगेंस्ट तलुकादार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट एक्सोर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर कॉस्ट।
उन्होंने देने से मना कर दिया था। जो तलुकदार थे या लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे, वो ज़्यादा टैक्स या ये सब मांग रहे थे, लोगों ने देने से मना कर दिया था। टेरिबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनादर वे। देखो यहाँ पे महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, पर जो बाउंडेशन है, जो टैक्स हैं, वो तो हमें देने ही पड़ेंगे ना। पर लोगों ने इस स्वराज को भी क्या समझ रहे थे, दूसरे वे में ले रहे थे कि हमें किसी भी तरह से उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना है, ना टैक्स देने हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो लड़ना पड़ेंगे। पर महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस तरह का नहीं था। The colonial government had closed large forest areas prevent people from colonial government ने बहुत बड़े बड़े जो जंगल थे उन सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया एंट्रिंग उसमें जाने से। द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर, किस लिए, ताकि वो अपने कैटल्स को ना चरा सकें और ना उन्हें फ्यूल मिल सके, मतलब लकड़ी ना मिल सके खाना बनाने के लिए, ये अदर चीज़ें जो उन्हें जंगलों से मिलती थी वो सब सामान उन्हें ना मिल सके। फिर ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उससे हम बढ़े सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन Feb 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर लिया बिकॉज इट वाज टर्निंग वायलेंट एट मैनी प्लेसेस, क्योंकि वो हिंसात्मक रूप लेता जा रहा था बहुत सारे स्थान पे, लीडिंग टू द इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशंस अफेक्टिंग द कंट्रीज विद इन द कांग्रेस। सम लीडर वर बी नाउ टायर्ड, और फिर कुछ जो उसके अंदर वो थे, लीडर्स थे उस मूवमेंट के अंदर, वो टायर्ड फील कर रहे थे इस मास स्ट्रगल से, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑन द प्रोविंशियल काउंसिल। और वो काउंसिल्स के इलेक्शन में, जो स्टेट्स के इलेक्शन होते थे, प्रोविंसेस के 4 प्रोविंसेस थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। B.R. अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बेसी में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वो कहाँ से चुन के आए थे, वेस्ट बंगाल से। दैट हैड बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। डायरार्की एट सेंट्रल लेवल बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, जैसे दिल्ली में। डायरार्की एक्ट 1919 याद रखना। दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल आर्ग्यू। वो ये चाहते थे कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को काउंसिल के अंदर भी उसको क्या करें, डिसएग्री करें, आर्ग्यू करें फ्रॉम रिफॉर्म एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। और ये भी इस तरह के रिफॉर्म चलाएं क्योंकि ये पॉलिसी सही से डेमोक्रेटिक नहीं थी। C.R. दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। स्वराज मतलब कि अपने ऊपर अपना राज, स्वराज, विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिसी। देखिए कांग्रेस के अंदर भी अब क्या बनती जा रही थी, स्वराज, अलग एक पार्टी बन गई, स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू, आप ये याद रखिएगा नाम, कंपटीशन में पूछता है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इट वाज थ्रू अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स ऑफ लैंग्वेज ग्रुप डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मतलब सब मिल के रहेंगे, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सब बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का इस सब फायदों को हमें देता है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। और इवन आप देख लीजिए माइनॉरिटीज़ तक को प्रोटेक्ट किया गया है भारतीय संविधान में, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में। और अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता को देखेंगे भारतीय संविधान में तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाया गया है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई हैं, आर्टिकल 16, और फ्रीडम्स भी हैं 6 तरह की हमें, आर्टिकल 19। फिगर्स और इमेज, द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन इज़ मोस्ट ऑफन सिम्बोलाइज इन अ फिगर और इन इमेज। अब जो क्या होता था, देखिए जो देश की इमेज बनाई जाती थी या मतलब कि चित्र बनाए जाते थे उसमें नेशनलिस्ट की भावनाओं को दर्शाया गया था। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फ़ोटो। देखिए एक फ़ोटो तो ये है जिसमें जवाहरलाल नेहरू अपने हाथ में माँ भारती की तस्वीर ले रखी है उन्होंने, ये पेज नंबर 71 पे है। नेहरू इज़ हेयर शोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता एंड द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट। इससे हमें क्या दिख रहा है कि ये मेरा देश है, मतलब अपना स्वराज यहाँ पे वो इस चीज़ से दर्शाना चाह रहे हैं। अच्छा ये देखिए भारत माता की तस्वीर, माँ भारती की तस्वीर, इसमें पढ़ते हैं, दिस फिगर ऑफ भारत माता इज़ कॉन्ट्रास्ट टू द वन पेंटेड बाय अबिंदर नाथ टैगोर। हेयर शी इज शोन विद अ त्रिशूल, उनके हाथ में है, स्टैंडिंग बिसाइड अ लॉयन, ठीक है, एंड एन एलिफेंट, बोथ आर सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी।
इस तरह के चित्र किस लिए बनाए जाते थे, ताकि हम राष्ट्र भावना को दिखा सकें। ये भारत माता रवींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाई थी, बंगाल विभाजन जब हुआ था जनरल वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये बाल गंगाधर तिलक हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। ये हो गया फिगर और इमेज। एग्जाम्पल जैसे जेनरिया जर्मनी में एक तस्वीर उन्होंने वो बना रखी है जिससे वो अपने देश की नेशनलिस्ट भावना को दर्शाते हैं। हमारे देश में भारत माता है, भारत माता की तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई। सॉन्ग इन 1870 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम। कंपटीशन में पूछा जाता है वंदे मातरम कौन सी किताब में जिक्र किया गया है, तो याद रखना आनंद मठ में इसका जिक्र है। एज अ हाइम टू द मदरलैंड इट एक्वाइज्ड द स्टेटस ऑफ नेशनलिस्ट सॉन्ग, और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला हुआ है। फ्लोकलोरिज लोक साहित्य जो होते हैं हमारे। नेशनलिस्ट बिगिन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बर्ड्स, ठीक है, इन सबको उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था ताकि लोगों तक ये गीत ये पहुँचाया जा सके, जिससे उनका जज्बा बरकरार किया जा सके आज़ादी पाने के लिए। फ्लैग हमारे देश का झंडा। इन बंगाल अ ट्राई कलर वाज डिजाइंड बाय गांधी जी हिमसेल्फ एंड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। इट वाज अगेन अ ट्राई कलर विद द चरखा इन द सेंटर, ठीक है ना। अगेन अ ट्राई कलर विद द चरखा इन द सेंटर। चरखा रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, ठीक है। इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही था गाइज। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए